Hello students, welcome to Digital Gyan Shala. I am Akanksha, your biology teacher. Okay, today हम पढ़ने वाले हैं Fundamental Unit of Life from grade 9th. Let's start. First of all, what is cell? सेल की कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? हमारे एक अंकल थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक जिनका नाम था। वो क्या था, घूमने गए। अब वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप भी बनाया हुआ था। उन्होंने क्या करा, एक ट्री था, ओक ट्री। कौन सा? ओक ट्री। उसका जो बार्क था वो लिया और अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में देखा। उनको कैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा? उनको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा उसमें, है ना। इस टाइप के बॉक्स जैसे दिखे कुछ। अब ये क्या, लिटिल रूम जैसे लिख रहे हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, इस तरीके के दिख रहे हैं, तो इसको उन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। अब हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारा घर किससे बना होता है? एक 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 ईंट से मिलके पूरा हमारा घर बना है। सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट। ईंट से ब्रिक से होकर ही पूरा एक घर बना है। सेम विद अस, हमारी जो छोटी सी सेल होती है, एक सेल होती है, बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल मैंने आपको बता दिया। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं हम इसको? पता है आंसर? फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हमारे हर जगह के सेल्स अलग अलग होते हैं। नर्व सेल अलग होएगा, ठीक है, आपके मसल सेल अलग होएगा, आपके रेड ब्लड सेल अलग होगा, सब अलग होते हैं और सबका शेप साइज सब अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। बट होता क्या है, अगर मैं एक एक सेल डाइजेस्टिव सिस्टम की ले लूं, एक सेल हार्ट की ले लूं, एक ब्रेन की ले लूं, मैंने आपको बोला है एक या एक से ज्यादा सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। बट क्या मैं अलग अलग जगह की एक सेल लेकर रख दूं तो क्या आप उसको टिश्यू बोलोगे? नहीं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर की जो सेल होंगी वो सारी सेल मिलके ही वो पर्टिकुलर काम करेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम की ही सेल रहेगी, ऐसा नहीं है कार्डियोवैस्कुलर की एक सेल बोले मैं तो छुट्टी पे जा रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारी एक सेल मेरे पास भेज दो, मेरी जगह पे भेज दो, वो काम कर लेगी। नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसे ही आपके फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि सारी एक जैसी सेल मिलकर पर्टिकुलर काम करती है और वही उसकी टोटल जो एक्टिविटी है वही हमारी एक्टिविटी बन जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी सेल या फिर नर्वस सिस्टम की सारी सेल मिलके कुछ एक काम कर रही है, वही काम क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बन रहा है, एक पर्टिकुलर फंक्शनल बन रहा है, ठीक है, एक फंक्शन बन रहा है। आज मैं अगर ये इसको मूव कर पा रही हूँ, मेरी मसल्स, सारी मसल सेल्स कुछ काम कर रही है और उसी का आउटपुट क्या है कि आई एम मूविंग माई हैंड। गॉट इट, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि टर्म खुद का मीनिंग खुद कैरी करती है। लॉजी मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ, साइटो मतलब होता है सेल। ऐसे ही बात करूं मैं किसकी, कि टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, हिस्टो मतलब टिश्यू। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक। कुछ अंकल्स के बारे में हम देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वापस बता देती हूँ। ओक ट्री उन्होंने देखा, उस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे बॉक्स जैसे दिखे तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल। अब ये देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, देखो हम जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपके जैसे ओलंपियाड्स वगैरह फाउंडेशन कोर्स में भी हेल्पफुल है। एनसीईआरटी से थोड़ा सा अच्छे लेवल पे ही आपका लेक्चर है। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन अगर आता है हु डिस्कवर्ड सेल, या क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड डेड सेल, आप हमेशा इसको मार्क करना, रॉबर्ट हुक को। इन्होंने ट्री में देखा, हमें पता है जो ट्री का बार्क होता है वो डेड सेल होता है।
ठीक है, और उसमें जो उनको दिखता है साइड में वॉल, वो सेल वॉल होती है। फाइन, तो ये पूरा हुआ। तो क्वेश्चन आएगा डेड सेल या सेल किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने जितना भी स्टडी किया, ठीक है, इन्होंने जितना खुद का, हम तो एक लाइन में पढ़ लेते हैं, है ना, बट इनकी बहुत मेहनत लगी थी। इन्होंने खुद का सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, इन्होंने पूरा उसके बारे में पढ़ा सब कुछ, और इन्होंने जो भी डिटेल थी ये एक अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पूरा डिटेलिंग दिया था, ठीक है ना। माइक्रोग्राफिया बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोग्राफिया में इन्होंने पूरा डिटेल रख दिया था। फिर नेक्स्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ध्यान रखना लिविंग सेल, तो वो थे हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जार्डिन आए 1835 में, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया और उसको सारकोड नाम दिया था, ये ध्यान रखना। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो हम मतलब सेल के अंदर कंप्लीट फ्लूइड जो होता है, मतलब एक तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों फ्लूइड्स को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है मैं जल्दी से बता देती हूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। यहाँ फ्लूइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के जो अंदर फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को अक्सर। तो डुजार्डिन ने क्या किया? इन्होंने सारकोड प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। उस समय प्रोटोप्लाज्म का नाम प्रोटोप्लाज्म नहीं था, उस समय उसका नाम सारकोड था, ठीक है। फिर आए पुरकिंजे, इन्होंने 1839 में उसका नाम बदल दिया सारकोड का और उसका नाम रख दिया प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन अगर आता है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी है, टर्म तो होगा पुरकिंजे, अगर डिस्कवर किसने किया है तो नाम आएगा डुजार्डिन, ठीक है। नेक्स्ट शील्डन एंड श्वान। देखो बच्चों, इनके आपके बहुत जनरली क्वेश्चन आता है सेल से, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? बच्चों दो अंकल थे, शील्डन एंड श्वान, 1838 1839, ठीक है। एक तो बोटेनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि हर लिविंग बीइंग सेल से बना हुआ होता है, ठीक है, हर लिविंग बीइंग सेल से बना हुआ होता है। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि जो भी सेल की एक्टिविटी होती है, मतलब जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, वो सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल, मीन्स अगर मैं मूव कर रही हूं तो वो मेरी बहुत सारे सेल कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। माई हार्ट इज बीटिंग, माई कार्डियोवेस्कुलर सेल्स आर वर्किंग टूगेदर, और उसका सम टोटल क्या है कि मेरा हार्ट बीट कर रहा है। फाइन, मैं आगे आपको सेल थ्योरी समझा। देखिए शील्डन श्वान, शील्डन ने ये शील्डन एंड श्वान ने तो सेल थ्योरी दी, उसके आगे वर्चो ने इसको एक्सपैंड किया। अब इन्होंने क्या क्या बोला मैं आपको बताती हूँ। बॉडीज ऑफ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये मैंने आपको बता दिया। और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल, ये दोनों शील्डन एंड श्वान ने दिए बच्चों, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हर लिविंग बीइंग सेल का बना हुआ है और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सेल की एक्टिविटी है, सारी सेल्स मिलके जो एक्टिविटी कर रही है वो हमारी एक्टिविटी है। अब देखो ये है सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वर्चू आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला? एक मंत्र दिया। एक क्या मंत्र दिया? इसको रट लेना, कोई नींद में भी पूछे तो बोल देना, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। नींद में भी कोई पूछे कि वर्चो ने क्या मंत्र दिया, बोल दो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है, इस मंत्र का मतलब सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये हमें किसने बोला था? वर्चो ने। वर्चो ने ये एक्सपैंड करी थी। I hope you got it. These 3 points are very much important. Let's move ahead and कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इनमें बच्चों? लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एनिमल में ऑस्ट्रिच एग को लार्जेस्ट एग बोला जाता, लार्जेस्ट सेल माना जाता है, और प्लांट्स में एसिटाबुलेरिया इज द लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो इन एनिमल नर्व सेल, नर्व सेल मतलब हमारे जो न्यूरॉन वगैरह होता है ना, जो अपने नर्वस सिस्टम जिससे बनता है। प्लांट्स में हेम फाइबर,
स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो पीपीएलओ, या फिर आप उसको बोल दो माइकोप्लाज्म, या बोल सकते हो प्यूरोन्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल की बात करें अगर ह्यूमन बॉडी में, दैट इज ओवम, ठीक है, ओवम होता है और वो मेल में नहीं होगा, विमेन में मिलेगा। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन में तो दैट इज स्पर्म, जो विमेन में नहीं मिलता है। लेट्स मूव अहेड। शेप की बात करें बच्चों, सुनो, हर चीज का एक कारण होता है। नेचर ने हमारी हर सेल को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज दिए हैं। वो शेप एंड साइज उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। देखो, अगर मैं आरबीसी की बात करूं, आगे में देखते हैं, पहले ये देखो आरबीसी, रेड ब्लड सेल कैसी है, ऐसी डिस्क लाइक है। आपने अगर डिस्क खेला हो तो आपको याद होगा, बिल्कुल डिस्क लाइक है, कुछ ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके बनी हुई है ना, बीच में थोड़ा सा ऐसे गड्ढा है, इसमें ऐसे करके है। इसका शेप ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि इसको फ्लोट करना पड़ता है ब्लड में, ठीक है। अगर ये किसी और शेप की रही तो ये वहीं अटक जाएगी, फ्लोट कैसे करेगी? ये इसका रीजन है आरबीसी का। ओवम, ओवम स्टोर करता है। नर्व सेल क्या होती है? लॉन्ग होती है। क्यों होती है लॉन्ग? क्योंकि उसको क्या करना है बच्चों? लॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसको पूरा हमारे मैसेजेस कैरी करने होते हैं पूरी बॉडी से। यहाँ किसी ने पिंच किया, वो मैसेज मेरे ब्रेन तक गया तो वो नर्व सेल के थ्रू ही गया, तो लंबे लंबे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। आपके स्पर्म है, ये ऐसी क्यों है स्पर्म? क्योंकि इसको बिल्कुल क्या करना है? मूव करना है ना, स्विम करना है। मसल सेल्स कैसी है? देखो स्पिंडल शेप्ड है, इस तरीके से, ये इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड, एक दूसरे पे ऐसे ओवरलेप्ड रहती है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के सेल होते हैं। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, यूनी और मल्टी सेल्स का भी हम देखो अब डिविजन, एक डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनी और मल्टी। बच्चों यूनी मतलब क्या होता है? यूनी मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, मेनी। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या डिफरेंस है? जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना है दैट इज यूनिसेल्यूलर। सुनो, रटना, जो आप रटते हो ना वो आपको लंबे समय तक नहीं लेके जाएगा, जस्ट चीजों को समझो। नाम समझ में आ गया ना, यूनी सिंगल सेल है, अब उसका क्या काम हो सकता है मन से भी लिख सकते हो। मल्टी, बहुत सारे सेल हैं, हम क्या हैं? हम मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल के बने हुए हैं, ठीक है। सिंगल सेल आपका मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल का वो बना होगा। अब देखो, अगर यूनिसेल्यूलर है तो ऑब्वियसली वो छोटा ही होगा। अब मैं मेरी बात करूं, मेरे जितना कोई यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो आएगा नहीं कि एक ही सेल का बना है और इतना बड़ा है, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? बहुत ज्यादा छोटे होंगे। और ये क्या होंगे? देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल्स अलग हैं, नर्व सेल्स अलग हैं, हार्ट सेल्स अलग हैं, मसल सेल्स अलग है, सब है, सबका एक स्पेशलिटी है। जैसे आपके टीचर पढ़ाते हैं, मैं बायो पढ़ाती हूँ, है ना, कोई और टीचर मैथ्स पढ़ाएंगे, कोई और टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो ये हमारा स्पेशलाइजेशन है। ऐसे ही मल्टी सेल्यूलर में अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड। तो इसको हम बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसा नहीं है कि आपका कार्डियोवेस्कुलर जो आपका हार्ट है वो आपका डाइजेशन करने लग जाए, हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट इज, जब वो सिंगल सेल है, अगर मैं यूनिसेल्यूलर की बात करूं कि वो सिंगल सेल है, तो अगर वो सिंगल सेल है तो वो उसमें कहाँ टिश्यू बनेगा? क्योंकि हमें पता है 2 से ज्यादा सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि टिश्यू होए, ऑर्गन होए। तो ये आप लिख सकते हो। बाकी मल्टी सेल्यूलर में तो आराम से टिश्यू हो रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल हैं, टिश्यू होंगे, ऑर्गन भी बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम भी बनेगा। इसमें अगर हम दोनों में ग्रोथ एस्पेक्ट से बात करें तो ग्रोथ क्या होगी? ये एक सिंगल सेल की ही बात चल रही है तो इसमें सिर्फ उसका साइज बढ़ेगा, दैट इज ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेल के नंबर बढ़ेंगे, डिवीजन होगा, ये सब होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसमें आएगा अर्थवॉर्म, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, ह्यूमन बींग्स, ये सब मल्टी सेल। आई होप आपको ये याद ही हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अभी हमने डिफरेंस, बेटा जनरली क्वेश्चन आता है
मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर में डिफरेंस लिखो या यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस लिखो। मल्टी और यूनि तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है मैम, ये कौन सी नई चीज? देखो मैंने आपको बोला हर चीज के पास खुद का एक मीनिंग होता है बेटा। प्रोकैरियोट, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, या फिर आप और ऐसे जनरल लैंग्वेज में याद करना चाहते हो तो आप लिख दो पुराना, पी से पुराना, ठीक है। कैरियोट मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें पुराना या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, ठीक है। पुराना, अब पुरानी चीजें कैसे होती है, वेल डेवलप नहीं होती। अभी नोकिया की मैं बात करूं, नोकिया है और एक हम आईफोन ले लें तो क्या होगा, इसको हम पुराना ही बोलेंगे, इसमें ये कोई वेल डेवलप्ड मोबाइल नहीं रहेगा ना, इसमें फीचर्स अपडेटेड नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं, कीपैड है। इधर भी ऐसा ही हुआ है। प्रोकैरियोट मतलब पुराना न्यूक्लियस जिसमें क्या नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोट, यू मतलब होता है वेल डेवलप्ड या फिर ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस ही हुआ, तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है और वो होगा यूकैरियोट। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। प्रोकैरियोट के पास सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा। अब जो ट्रू न्यूक्लियस है वो पूरा वेल डेवलप्ड है। अब आप मोबाइल की देखो, नोकिया मोबाइल कैसा था, बिल्कुल सिंपल, सिंपल फीचर्स। अब हम जितना जितना आगे जा रहे हैं, जितने वेल डेवलप्ड मोबाइल आ रहे हैं, उतने कॉम्प्लेक्स फीचर्स आते जा रहे हैं, राइट। तो इसमें भी यही होगा, सिंपल प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर सिंपल रहेगा, यूकैरियोट का कॉम्प्लेक्स रहेगा, है ना। इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, इसका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, मैंने आपको बता ही दिया था, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ही नहीं। प्रोकैरियोट ऑब्वियसली, नोकिया कैसा था, स्मॉल इन साइज। अब हमारे एंड्रॉइड्स, आईफोन्स कैसे आ रहे हैं, लार्ज इन साइज। सेम गोज विद इट, मोबाइल का साइज मतलब प्रोकैरियोट का साइज, आई एम सो सॉरी, स्मॉल इन साइज, ये होगा लार्ज इन साइज। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सबसे बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक लेयर होती है, एक वॉल होती है, दैट इज सेल वॉल। तो मैं आपको ये बता, बाद में हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और यूकैरियोट में काइटिन या सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रोकैरियोट में वही मैंने आपको बोला, फीचर्स जैसे नोकिया में बहुत छोटे छोटे फीचर्स होते हैं, बहुत सिंपल फीचर्स, ऐसे इसमें क्या होगा, राइबोसोम भी बहुत ही सिंपल सा होगा, छोटा राइबोसोम होगा। यूकैरियोट में यू विल गेट लार्जर राइबोसोम्स। इधर क्या होगा, ये यूनिसेल्यूलर, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट वेल डेवलप्ड तो है नहीं, तो मल्टी सेल्यूलर कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स तो संभाल ही नहीं पाएगा, इसलिए ये क्या होगा, यूनिसेल्यूलर। दीज आर, यूकैरियोट में आप यूनी और मल्टी दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म को पाओगे, ध्यान रखना ये बात बेटा। देखो प्रोकैरियोट में मैं वापस बता देती हूँ, न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई न्यूक्लियस एक्चुअली वेल डेवलप्ड नहीं होगा, उसके अंदर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, डीएनए वगैरह, वो सब कैसा होगा, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहेगा, ऑर्गेनेल्स नहीं रहेंगे, राइबोसोम होंगे, वो भी बहुत छोटे छोटे से होंगे। समझ में आ गया ना, इसमें ऑर्गेनेल नहीं है, इसमें तो आपको सारे ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया और आर्की, इसमें हमारे ह्यूमन, प्लांट, फंगाई, प्रोटिस्ट सब आपको मिलेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, कुछ कुछ चीजें कॉमन भी है बच्चों, जैसे जेनेटिक मटेरियल दोनों में होगा, राइबोसोम दोनों में होगा, बट डिफरेंस इसकी, इसमें अच्छे लार्ज राइबोसोम होंगे, इसमें छोटे राइबोसोम होंगे। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में ही होंगी और साइटोप्लाज्म दोनों में ही होएगा। समझ में आ गया बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज डाल दो, मैं बिल्कुल बहुत ही जल्दी आपको आंसर दे दूंगी। ये देखो, which property of multicellular organism differentiate them from unicellular, एक टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, डिवीजन ऑफ लेबर, ये रही, ठीक है। कौन सी इस चीज है जो क्या कर रही है, मल्टी सेल्यूलर को यूनिसेल्यूलर सेल्यूलर से अलग बनाती है, कौन सी चीज है, देखो, due to property of division of labor, the cell in multicellular organism are specialized to perform different function of the body, and in unicellular organism only single cell has to perform all the activities। देखो हम मल्टीसेल्यूलर है, हमारे अंदर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है, ब्लड को पंप हार्ट कर रहा है, पूरा मैसेज पहुंचाने का काम नर्वस सिस्टम कर रहा है, लेकिन
जो सिंगल सेल होते हैं, है ना, यूनिसेल्युलर, उसमें वो एक ही सेल है, वो एक ही सेल सारा काम कर रही है, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, पूरा जो भी सर्कुलेशन, सब कुछ सिंगल सेल करती है. व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप? In addition to magnifying a specimen, microscope must produce a clear image of the closely spaced part. The ability to provide such an image is called resolving power of microscope. ये सबको समझ में आ गया होगा. माइक्रोस्कोप में हम जो चीज देखते हैं उसको क्या बहुत अच्छे से जो पिक्चर हमें दिखती है ना, दैट इज. यस, प्लांट एंड एनिमल सेल. एक काम करते हैं, ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, सुंदर सुंदर कलर लेके. ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं एनिमल सेल. अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से. ठीक है बच्चों, ये आपके क्या है? ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे से थ्रेड हो गए, न्यूक्लियस हो. फाइन. हम साथ ही में ये भी बना लेते हैं प्लांट से. कलर तो ब्राइट लेते हैं इसका. सीख लो बच्चों, डायग्राम तो बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्या आता है आपके. ऐसे ही शेप का बनाना पड़ेगा, देख लो. एक्स्ट्रा लेयर बना रही हूँ. यस, so लेट्स बिगिन. तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग? हम इसको पहले तो मार्क कर देते हैं बच्चों. ये क्या है? सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो हमेशा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये ध्यान रखना. यहाँ पे क्या है? ये लेयर, ये रही. एक रेड कलर से इसका फीचर लिख लेती हूँ. जो बाहर है ना बेटा, दैट इज सेल वॉल. ये सिर्फ प्लांट में रहेगी, ध्यान रखना. ठीक है, नेक्स्ट क्या ड्रॉ करती हूँ मैं? ये देखो, रहना बहुत. लग रहा है क्या? ट्राई कर रही हूँ मैं, अच्छी है मेरे बच्चे. ये देखिए, अब डॉट डॉट्स क्या है जल्दी से बता. फटाफट, वीडियो देख रहे हो तो कमेंट. क्या सुंदर लग रहा है ना. ये है क्या? इधर भी ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से, साथ साथ. तो हम ज्यादा. ये क्या है बेटा? ये देखो, ये देखो, ये जो है, ये हमने क्या बनाया है ऐसा, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ये रहा आपके SER. ठीक है, एक होता है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये है. रफ क्यों बोला मैंने? देखो,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स बोले, SER, RER। आप देखकर देखो, ये देखो SER बिल्कुल ऐसे आप अगर हाथ लगाओगे इसको तो एकदम सॉफ्ट है ना, स्मूथ स्मूथ है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे थोड़े दाने दाने प्रेजेंट है, तो रफ सरफेस है, तो इसको बोल दिया हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ किसकी वजह से बोल रही है, ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप है, ये क्या है, ये राइबोसोम है। गॉट इट, ये है राइबोसोम। आई होप इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये हम किसकी बात करें, सेल ऑर्गेनेल्स की। सेकंड की तरफ बढ़ो, सेकंड एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, ये हाँ बना देती हूं मैं, ठीक है, यहां भी बना देते हैं। ये हमेशा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। हम इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो। सबसे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी। इनमें ना ये ध्यान रखना, एक फ्लूइड भरा हुआ आता है अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड भरा है, वरना ये जीवित ही नहीं रह पाएंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ये है गोल्जी बॉडी, दोनों में है, ठीक है। ये आपका प्लांट सेल, गोल्जी बॉडी बना दिया बच्चों, ये हमारा सेकंड ऑर्गेनल। उसके बाद आओ, उसके बाद हम बनाते हैं, क्या आपको दिख रहे, दीज आर, यहां से भी मैं, सॉरी, ये देखो मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ ना, मिक्स हो जाएगा। ये देखो, हाँ भी बना देती हूँ, थोड़े दो चार बना देती हूँ, अच्छा लगेगा डायग्राम, और तो कुछ नहीं। सीख लो, साथ साथ बनाओ, साथ साथ ड्रॉ करो, जब जाके याद होगा। मैं एक एक करके तुम्हें समझा रही हूँ। देखो ये क्या है बेटा, दीज आर लाइसोसोम। इसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये देखो ये दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारी सब चीजें कॉमन चल रही है। अभी तक हमने सेल वॉल पढ़ा है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा आपको। ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद आओ, लाइसोसोम के बाद हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया तो यूनिवर्सल है, पावर हाउस ऑफ सेल, सबको पता होता है, मैथ्स वालों को भी पता होता है, ठीक है। तो ये बेटा ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फाइन। एक स्ट्रक्चर, ये कौन से नंबर का हो गया, फर्स्ट ये पढ़ लिया, सेकंड ये पढ़ लिया, थर्ड ये पढ़ लिया, फोर्थ ये पढ़ लिया, फिफ्थ ये पढ़ लिया। एक और स्ट्रक्चर फटाफट से देख लो, यहाँ पे कुछ ऐसे डंबल शेप्ड आपको दिखेगा, कैसे क्रॉस में दिखेगा, तो क्या बोलते हैं बेटा, रेड कलर से लिखते हैं। ये सिर्फ आपके एनिमल सेल में, ओहो हमारा एनिमल में दिया, सेंट्रियोल है ना, ये होते हैं आपके सेंट्रियोल, फाइन। ये आपका सिर्फ इतना से, ये ध्यान रखना, डिफरेंस मैंने आपको यही बता दिया है। सेल वॉल आपको कहाँ मिलेगा, हमेशा प्लांट सेल में, सेंट्रियोल्स आपको हमेशा एनिमल सेल में मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज मिलेगी, मैं ऐसे रेड रेड से ड्रॉ कर देती हूँ, प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ आपको प्लांट सेल के अंदर ही मिलेगी। आई होप आपको डिफरेंस तो यहाँ याद हो गया होगा, सेल वॉल प्लांट में, प्लास्टिड प्लांट में, सेंट्रियोल एनिमल सेल में। एक और ये डिफरेंस कि इसकी एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एक्सपोज्ड रहती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपोज्ड नहीं है, उसके ऊपर सेल वॉल है, ठीक है। देख लो फटाफट से, अच्छा डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब हम वो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद हम न्यूक्लियस पे आएंगे, न्यूक्लियस के चारों पार्ट्स, उसके बाद हम साइटोप्लाज्म पे आएंगे,
साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, देखिए फटाफट से, बहुत ही इजी है। मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ के न्यूक्लियस में आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन। साइटोप्लाज्म में आपकी आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम। फाइन, let's move ahead. Let's start with our structure. You will get it so interesting. Okay. Also called as cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा बायो मेम्ब्रेन भी बोल रहे, इतने नाम दे रखे हैं ना। एनक्लोजेस द कंटेंट, देखो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सारा कंटेंट है, तो एनक्लोजेस द कंटेंट। बिल्कुल ऑब्वियस चीजें लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हमारे मार्क्स भी ऑब्वियस आ ही जाएंगे। कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? बिल्कुल थिन। एक इमेज क्रिएट करो, जब भी हम कुछ पढ़े बिल्कुल इमेजिन करो, उसकी इमेज क्रिएट करो, ज्यादा टाइम तक याद रखोगे। थिन होती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, इलास्टिक होती है। देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल? देखो हम स्कूल में रहते हैं, हमारे स्कूल में जो एक बाउंड्री होगी बड़ी सी, जरूर आप लोग के स्कूल में भी बड़ी सी बाउंड्री होगी, वहां पे आपके गार्ड अंकल बैठते होंगे, राइट। अब गार्ड अंकल आप लोगों को एंट्री कैसे देते हैं? आप आई कार्ड दिखाते होंगे, ठीक है। स्टाफ जाता है तो सिर्फ उनको आने देंगे, हर किसी को आने देते हैं क्या? नहीं, जो अननोन आएगा उसको वो अंदर आने ही नहीं देंगे, ठीक है। गार्ड अंकल का काम ये है। ऐसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है, वो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर एंट्री देती है। अब ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली गेट तो सब में ही होएगा ना। ये प्रोटीन और फोस्फोलिपिड की बनी होती है। मैं बताती हूँ फोस्फोलिपिड और प्रोटीन क्या होता है। यहाँ देखो ये बना हुआ है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इस तरीके का। ये इसका हेड है, ठीक है। जो फोस्फेट ग्रुप होता है ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है। ध्यान रखना, जो आपकी टेल होती है फोस्फोलिपिड है, ये फोस्फोलिपिड। जो टेल होती है ना वो क्या होती है? ये वाटर हेटिंग होती है, मतलब हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरना, ठीक है। तो वाटर हेटिंग होती है। और हेड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? वाटर लविंग, उसको कोई दिक्कत नहीं है पानी से। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है वो मैं आपको भी समझाऊंगी। एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब बड़ी क्लास में आओगे ना, अगर आप इनकेस बायो लेते हो तो बहुत डिटेलिंग आती है सेल मेम्ब्रेन के। सेवरल आपको स्ट्रक्चर्स मीन मॉडल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। फिर लास्ट में जाके सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया उसने उसकी सारे फीचर्स को एकदम सही प्रूफ किया है, इसलिए इनका नाम फेमस हो गया, ठीक है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है यही देख लो। मैंने आपको ये बोला ये बायलेयर होती है, बाय मतलब दो लेयर, फोस्फोलिपिड की दो लेयर होती है। अब क्या होता है बेटा, सेल के बाहर भी वाटर है, सेल के अंदर भी वाटर है, तो कैसा अरेंजमेंट दें कि जो ये टेल है उसको फ्लूइड से दूर रखा जाए। क्यों दूर रखा जाए? क्योंकि वो बेचारा क्या है? हाइड्रोफोबिक है। देख लो फटाफट से इस तरीके का अरेंजमेंट। ये देखो ये सेल है, तो सेल के बाहर भी वाटर, सेल के अंदर भी वाटर, समझ गए होंगे आप। तो सेल का अरेंजमेंट ऐसा होता है। हेड तो बाहर की तरफ, हेड बिल्कुल अपनी टेल को प्रोटेक्टेड रख रहा है, ये देखो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अरेंजमेंट ऐसे बायलेयर है ये। बहुत सारे फोस्फोलिपिड पूरी बाउंड्री पे इस तरीके से प्रेजेंट है। ऐसे हेड बाहर की तरफ है, देख लो फ्लूइड की तरफ, और टेल से अंदर है। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलिए। ये देखो सेल मेम्ब्रेन ऐसा होता है, ये सारे हेड्स हैं, ये अंदर की तरफ टेल है, ये चैनल्स है बेटा, ठीक है। आपको इतना डिटेल है नहीं बट ठीक है। अब मेम्ब्रेन के अंदर, अब मैंने आपको बोला था कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, पर ट्रांसपोर्ट होता कैसे है? ठीक है, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आप देखो घर में अगर आप परफ्यूम लगाते हो, आप अपने रूम के कॉर्नर पे खड़े होकर परफ्यूम लगा रहे हो, राइट। जैसे मैं अगर ये स्प्रे करूं इस जगह पे, ये स्प्रे करा, अभी तो खुशबू मेरे को आ रही है, लेकिन उस कॉर्नर पे सर बैठे, ठीक है। तो मैं अभी सर को स्मेल नहीं आएगी इसकी, बिल्कुल फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, अभी सिर्फ मुझे आ रही है, लेकिन एक ही मिनट के अंदर क्या होगी, उनको भी फ्रेग्रेंस आएगी। क्यों आएगी बताओ, जल्दी बताओ। इसलिए आएगी बेटा क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिल्ड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे। मैंने ये हवा में स्प्रे करा, वो मॉलिक्यूल्स यहाँ आ गए,
ठीक है, वो गैसियस पार्टिकल्स बाहर आ गए। अब धीरे धीरे जैसे ये देखो, ये एक रूम का कॉर्नर है, मैंने यहाँ पर स्प्रे करा। अब यहाँ अब क्या ये पार्टिकल्स जो है ना, ये कहाँ मूव करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब रूम के इस कॉर्नर पे इन गैसियस पार्टिकल्स का क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कहाँ मूव करने लगेंगे, जहां जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां वहां मूव कर रहे हैं, राइट। तो ये अब पूरे रूम में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे और पूरे रूम में इक्वली फ्रेग्रेंस हो जाएगी। तो द डिफ्यूजन इज लो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करना, किसका, गैसियस पार्टिकल्स का। सिंपल एग्जांपल, परफ्यूम लगाते हो, वो पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है, इक्वली डिवाइड हो जाती है। आई होप यू गॉट इट। तो डिफ्यूजन तो ये होता है बेटा। व्हाट इज ऑस्मोसिस, बहुत ही इजी एग्जांपल से समझेंगे, सुनना मेरी बात। मैंने दो ग्लास लिए, क्या लिए, दो ग्लासेस लिए, एक आपके लिए एक मेरे लिए। मैंने क्या करा, मैंने ये करा, इसमें मैंने डाल दी 4 चम्मच। चलो मैं आपको ना बहुत बड़ा बड़ा डायग्राम से समझाती हूँ। पिंक ले लेते हैं, ये मैंने 2 ग्लास लिए, ठीक है। अब इन 2 ग्लास में मैंने क्या करा बेटा, इसमें देखो मैं ना जो वाटर है ना उसको ब्लू कलर से बना रही हूँ, इसे बड़ा बना देती हूँ, ठीक है, डन। एक मैंने इसमें डाल दी शुगर, क्या डाल दी बच्चों, मैंने आपके ग्लास में क्या कर दी, 4 चम्मच शुगर डाल दी, और मेरे क्या करा, मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाली है, ठीक है। देखो अब मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली है इसमें, शुगर पार्टिकल, भाई आपके मैंने डाल दी 4 चम्मच, क्योंकि आप, मुझे पता है आपको मीठा ज्यादा पसंद है ना। देखो 4 चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाल दी। अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रख दें, ठीक है, ये जैसे ये ग्लास के कॉर्नर्स है ही नहीं, मान लो ये है ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या रख दिया बेटा, और ड्रॉ कर देती हूँ, ब्लू, इसमें तो वाटर ज्यादा है ना, ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रख दी। अब क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे, फटाफट बोलो। अब ये होगा बच्चों, अगर मैंने यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रख दी है, मुझे पहले ये बताओ वाटर किस में ज्यादा है, वाटर किस में ज्यादा है, इसमें या इसमें, जल्दी बोलो, इसमें ही ज्यादा है ऑब्वियसली। शुगर किस में कम, ज्यादा, शुगर इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें वाटर कम है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझते होंगे ना, सॉल्वेंट मतलब द फ्लूइड, इसमें वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट मतलब जो नमक या शक्कर आपने घोला है। तो सॉल्यूट की मात्रा इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, वाटर की मात्रा इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। अब मैं बोलूं डिफ्यूजन, मैंने आपको समझा दिया था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट। अब है ना, मैं एक गलती बहुत कॉमनली बच्चे करते हैं, मैं अगर पूछूं इनमें से कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है, अब आप बोलोगे मैम इसमें, क्योंकि इसमें आपने शक्कर ज्यादा घोली है ना, तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। बट नहीं, यहां हम बात कर रहे हैं वाटर के कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। तो मुझे बता, इसलिए मैंने ये मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, वाटर किस में ज्यादा है, इसमें। तो बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होएगा, इसका मतलब ए बीकर से बी बीकर में मूवमेंट होएगा वाटर का, जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों में बैलेंस नहीं हो जाते। दिस इज ऑस्मोसिस, आई होप यू गॉट इट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस के 3 टाइप होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट है, हल्का सा, खैर डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं, स्मार्ट बच्चे हमारे। हाइपोटोनिक में क्या होता है बेटा, देखो जैसे आप लोग वो खाते हो क्या, रेसिन खाते होंगे, जिनको हम दाख किशमिश बोलते हैं, मम्मा रात को उसको सोक करती होगी, वो सुबह फूल जाते हैं, खाया। फिर अगर आप उसको बाहर रख दो, है ना, पानी से बाहर रख दो, आप दिन में उसको देखो तो उसका वाटर वापस से बाहर आ जाता है। द रीजन, ऑस्मोसिस, यस। क्यों, जब हम पानी में उस किशमिश को रखते हैं ना, तो किशमिश के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, बाहर पानी ज्यादा है, तो मूवमेंट कम हो जाता है किशमिश के अंदर। समझ गए ना, बहुत इजी था, यस मैम। हाइपोटोनिक में क्या होगा, देखो हाइपोटोनिक में केस ये होता है, एक सेल लिया,
सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन इज ज्यादा। ठीक है, समझ गए? हाइपो, हाइपो मतलब, मैंने वापस से बोल रही हूं, हर टर्म अपना मीनिंग खुद लेके चलती है। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है हमेशा ज्यादा, आइसो मतलब न्यूट्रल, बैलेंस्ड। हाइपोटोनिक में क्या होगा बेटा? सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है। अब मुझे बताओ, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा? कंसंट्रेशन कम है ना, तो पानी अंदर आएगा ऑब्वियसली। दाख लिया था हमने, किशमिश लिया था, किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन कम था तो हमने उसको फ्लूइड में रखा, तो बाहर से क्या हो गया? पानी अंदर आ गया। सेम गोज विद इट। अब क्या होगा? जो हमारे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, फ्लूइड। अब सेल के अंदर ज्यादा जगह तो वो फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो क्या होगा? अभी है ना, मैं पर्टिकुलर एनिमल सेल की बात कर रही हूँ, बिल्कुल इधर उधर कंफ्यूज मत होना। अब सेल के अंदर आ जाएगा तो वो बर्स्ट भी हो सकता है। ओके, गॉट इट। आइसोटोनिक मतलब देखो, सेल के अंदर और बाहर कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक जैसी है, बराबर है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। हाइपरटोनिक की बात करें बेटा, तो हाइपरटोनिक में ये होगा, सेल के हाइपर ज्यादा, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा? बाहर की तरफ मूव, समझ गए ना? सेल के बाहर की तरफ मूवमेंट होएगा। तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप सेल के तरफ तो सेल एकदम सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये हमने प्लांट सेल की बात करें। अगर सेम सिचुएशन हम प्लांट सेल में आए, क्योंकि बेटा प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल होती है और सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती है साइटोप्लाज्म की तरह। तो क्या होता है? ये रे प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? सेम, जैसे ही फूटेगा नहीं, सेम तो नहीं, सेल वॉल क्या, ये प्लांट सेल, आई एम सो सॉरी, एनिमल सेल में तो क्या होगा? ये बर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत फ्लेक्सिबल है, आराम से। अब इसकी बात करते हैं। प्लांट सेल में ये सेल वॉल है जो कि बहुत ही रिजिड है। इसमें भी क्या होगा? इसके अंदर वाटर, इसमें भी क्या होगा? आप इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, वाटर अंदर जाएगा क्योंकि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब क्या होगा? ये फूलेगा लेकिन एक प्रेशर मेंटेन कर देगा वॉल पे, पर ये फूटेगा नहीं। ठीक है, इसमें आइसोटोनिक में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सब बराबर है, कोई हिलने डुलने का काम नहीं हमारे सेल के। हाइपरटोनिक मतलब जो सेल है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर का मूव कर जाएगा बाहर। अब जब वो बाहर मूव कर जाएगा ना बेटा, देखो जैसे ये सेल वॉल है, इसके अंदर बिल्कुल ये सेल है, ये बिल्कुल उसके है ना वैक्यूल है। मैं आपको है ना वैक्यूल बताना भी भूल गई थी। जब प्लांट सेल के अंदर एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इसमें, देखो ये जो है ना न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस एनिमल सेल में हमेशा सेंटर में रहेगा, इसमें हमेशा साइड में रहेगा। क्यों रहेगा मैम? क्योंकि इसके अंदर जो वैक्यूल है ना, इसके अंदर जो वैक्यूल है, वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा होता है, 90% एरिया कवर करता है। ठीक है, इसमें वैक्यूल बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो इसमें वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से बिल्कुल साइड में हो जाता है। ये डिफरेंस भी आप लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए। हम पढ़ रहे थे, यस। इसमें क्या होगा? ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेल है। अब क्या होगा? वाटर बाहर मूव कर जाएगा। अब बेचारे सेल में से वाटर बाहर मूव कर जाएगा तो इसमें कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। कैसे सिकुड़ जाएगा? इस तरीके से बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये क्वेश्चन आपकी आता है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या है? कि वाटर के बाहर के मूव में, मतलब अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखते हो सेल को, प्लांट सेल को, वो बाहर मूव करेगा तो वो अंदर से जो सारी चीजें वो सिकुड़ जाएगी। दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड। इसको फ्लैसिड सेल बोलते हैं, इसको टर्जिड सेल। क्यों? क्योंकि टर्जिड सेल इसलिए, ये सेल वॉल है, अब सेल फूल रही है, अब फूल रही है तो इस पे प्रेशर लगा रही है। जैसे मैं इस पे, ये बोर्ड है ना, अब एक पर्टिकुलर क्लासरूम है, उसमें बहुत बहुत सारे बच्चे भर दें, 100 बच्चे भर दें, पर आप कितने बच्चे भर दो तो क्या होगा? बस आप रूम की जो दीवारें हैं उस पर प्रेशर पड़ेगा, दीवार टूटेगी थोड़ी। सही बात है ना? तो वही इसके साथ हो रहा है। लेट्स मूव अहेड। आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, बिल्कुल शर्माना ही मत। सेल वॉल, प्लांट सेल का सबसे बाहरी वाला पार्ट, सेल वॉल, बहुत रिजिड होता है। ठीक है, जैसे सेल वॉल कहाँ होता है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है बेटा, बार बार बोल रहे हो, ध्यान रखना।
ये सेल को क्या देता है, प्रॉपर शेप और रिजिडिटी, रिजिडिटी एकदम कड़क, ठीक है। प्लांट में मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और फंगाई में काइटिन का बना होता है। बर्स्टिंग, सेल को फूटने से, अब क्या होता है ना, जैसे प्लांट सेल में पानी वानी देते हैं, एकदम सेल फूलती है तो वो फूट नहीं जाए, उस पर ध्यान रखता है। रॉबर्ट हुक ने आपका सेल वॉक इन्होंने ही बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि एकदम रूम लाइक स्ट्रक्चर उनको इस तरीके से दिखे थे, तो अंदर, अब वो डेड सेल थी तो डेड सेल में कुछ भी नहीं बचता है, ना साइटोप्लाज्म ना ऑर्गेनल, कुछ भी नहीं, बस ये लाइंस बचेंगी, दीज आर सेल वॉल, इसलिए हम सेल वॉल इनका ही बोलते हैं। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर, सेल एब्जॉर्ब्स द वाटर, स्वेल्स अप एंड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन सेल वॉल। समझ में आ रहा है आपको? एक रूम है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, रूम में बच्चे भर गए हैं, रूम में बच्चे भर गए हैं, मतलब जैसे हमारे रूम की जो दीवारें हैं ये सेल वॉल है, अंदर हमें, तो हम क्या, बहुत सारे बच्चे भर दिए, मतलब सेल वॉल फूल, सेल एकदम फूल गया है, तो हमने दीवार पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है पूरा भीड़ की वजह से, तो वो दैट प्रेशर जो सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहकर एक सेल वॉल पे एक प्रेशर डाल रहा है, दैट इज वॉल प्रेशर, दैट इज टर्गर प्रेशर, ठीक है। और वॉल प्रेशर क्या होता है? अब सेल वॉल, जैसे मैं अगर इस बोर्ड पे प्रेशर लगाऊं, ये दीवार भी मुझ पर सेम प्रेशर लगाएगी, तो दैट इज वॉल प्रेशर। मैं एक और बार बता देती हूँ, जैसे सेल है आपके, ये यहाँ पे ड्रॉ करके बता, ये पूरा आपके सेल वॉल है, मैंने एकदम राउंड बनाई है, नो प्रॉब्लम। तो आपके सेल, ये सेल वॉल है और ये सेल है, तो ये सेल क्या करेगी, ये वाटर से स्वेल अप हो जाएगी और इस पे सेल वॉल पे एकदम प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो ये प्रेशर तो क्या हो गया, टर्गर प्रेशर। लेकिन जब ये इस पे प्रेशर लगाएगी तो ये सेल वॉल इस पे सेम प्रेशर दोबारा लगाएगा, दैट इज वॉल प्रेशर। आई होप यू गॉट इट। एक आंसर मुझे बताना, विच ऑफ दोज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, चाहिए और चाहिए, जल्दी से बता देना, अपने गलती करी तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगी। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस आपका हेडक्वार्टर ऑफ सेल है या कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल, जैसे आपके स्कूल में डायरेक्टर सर बैठते हैं ना, वो पढ़ाएंगे नहीं बट वो अपने रूम में बैठ के सारा सिस्टम एकदम मस्त तरीके से स्कूल चलता है आपका, है ना। कैसे, किसकी वजह से चलता है? डायरेक्टर की वजह से। यही हमारा न्यूक्लियस करता है, पूरे सेल में आराम से बीच में बैठता है मस्त कंफर्टेबल चेयर पे और पूरा सेल का सिस्टम एकदम अपने हाथों में रखता है। सेम गोज विद न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, डबल मेम्ब्रेन होती है इस पे और बहुत सारा फ्लूइड होता है इसके पास। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारे जो डीएनए वगैरह होता है ना, ये सब इसके अंदर ही रहता है, पूरे सेल में बिखरा बिखरा नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है। प्रोकैरियोट मैंने आपको बता ही दिया था, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट ये ध्यान रखना बेटा, ये आपके जो आप ओलंपियाड्स के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड या फिर जिनोफोर आप बोल लो। न्यूक्लियस जो होता है इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड। क्या होता है, में एक डायग्राम है, ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस, ये सेल नहीं है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो है, ये देखो आपको पोर्स पोर्स दिख रहे होंगे बीच में, है ना, इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन फाइबर्स। ये आगे जाके जब सेल डिवाइड होता है ना, ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम बन जाएंगे, आगे जाके क्या होते हैं, क्रोमोसोम ये बन जाते हैं। क्रोमोसोम ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन में बात कर रही हूँ, ध्यान रखना। अब इन क्रोमोसोम में क्या होता है, ये क्रोमोसोम के अंदर ही आपका डीएनए होता है, इस तरीके का डीएनए, इस डीएनए के ऊपर आपके जीन होते हैं, जैसे हम हमारे थोड़े थोड़े मम्मी पापा के जैसे लगते हैं ना, वो इसकी वजह से लगते हैं, उसके ऊपर जो जीन होता है। ये अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज दैट फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये एनवेलप पूरा। अब इसके फंक्शन देख लो, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऐसी ऐसी कुछ मेम्ब्रेन हमने जो देखी, ठीक है, पोरस है ना ये बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, ये सेल है, सेल में एकदम फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है। अब इस इसमें क्या है, इसमें तो न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग रखने का काम कौन कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिल्कुल ऑब्वियस चीजें हैं, समझनी है, रटनी नहीं है, समझ जाओगे तो चैप्टर जिंदगी भर के लिए याद है तुम्हें।
न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब बेटा, प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब, ठीक है, फ्लूइड। सैप का मतलब भी फ्लूइड होता है, लिम्फ का मतलब भी फ्लूइड होता है, कैरियो का मतलब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस। मीनिंग याद है तो अपने आप डिटेल याद रहेगी। ये क्या करता है, एनक्लोज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्रोमेटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस रहते हैं, इस तरीके की क्रोमेटिन थ्रेड और ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या फोंटेना ने 1781 में डिस्कवर किया था। वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बट कैन बी मोर, ये एक से ज्यादा भी प्रेजेंट रह सकते हैं। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड का स्टोर हाउस होता है और आरएनए को बनाने में हेल्प करता है। क्रोमेटिन थ्रेड का मैंने आपको बताया था, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बाद में ये क्या करते हैं आपके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट नहीं बोलूंगी, क्रोमोसोम में बन जाते, क्रोमोसोम बन जाता है इनका, है ना, और आगे सेल डिवाइड होता है जब। डन। क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे अकर होंगे, थ्रेड लाइक होते हैं, कंडेंसेशन ऑफ आरएनए, डीएनए मतलब डीएनए के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है। जैसे अगर ये आपके क्रोमोसोम है तो इसके अंदर इस तरीके से डीएनए रहेगा, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से डीएनए रहेगा। डीएनए के ऊपर ये ऐसे जीन होते हैं, दूसरे कलर से बना देती हूँ, बोल दिया करो यार कोई दिक्कत हो तो। ये देखो इसके ऊपर आपके जीन रहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम आपके डीएनए के बना है, डीएनए के ऊपर जीन है। क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब कि अगर मेरे कर्ली हेयर्स हैं वो मेरे फादर पे गए हैं कर्ली हेयर्स, तो वो हेरिडिटी है। मेरी आईज अगर ब्लू है और वो मेरी फैमिली में मेरे मम्मा की है, फिर मेरे दादा मेरे नाना की है, तो वो क्या हो रहा है कि मेरे को वो जनरेशन टू जनरेशन आ रही है। व्हीकल मतलब एक हेरिडिटी है मेरे अंदर, है ना, ऐसा हेरिडिटी होता है। तो क्रोमोसोम आपके व्हीकल ऑफ हेरिडिटी है बेटा। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। यस, बहुत सारी ऑर्गेनेल होती है इसमें। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, मेनली वाटर, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, सब ठीक है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल कौन से हैं ये आप ध्यान रख लेना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। राइबोसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन से हैं, इनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। किस किस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हें पता हो ना, हमने इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करी, ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप में डिवाइड करी थी हमने, आरईआर और एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अगर इन पे ऐसे दाने दाने हैं तो ये रफ हो जाएगी, अगर दाने नहीं है तो वो स्मूथ। यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है बेटा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम का बना होता है ना, राइबोसोम का काम होता है हमेशा प्रोटीन बनाने का। क्या काम होता है, जल्दी बोलो मेरे बच्चों। रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है। रफ इस किसकी वजह से हो रहे हैं, राइबोसोम की वजह से। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हमेशा लिपिड बनाएगा, लिपिड, ठीक है। तुम्हें पता है मैंने ये बोला था सेल मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ी थी, क्या बोला था कि वो फोस्फोलिपिड का बना होता है, प्रोटीन और फोस्फोलिपिड का बना होता है, पता है क्या, अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर पता होगा। और तुम्हें यहाँ थोड़ा सा ऐसे नहीं दिख रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बना रहा है, ये भी लिपिड बना रहा है, तो ये दोनों चीजें किसमें काम आती है, आपके सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी काम आती है। जो आपके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना रहा है ना, तो उसको बोलते हैं, यहाँ लिख रहा होगा, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनोबायोजेनेसिस। मैं आपको बता देती हूँ अगर नहीं लिखा होगा तो, इसका काम वो भी है, मेम्ब्रेनोबायोजेनेसिस बेटा। मेम्ब्रेनोबायो मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी ये चीजें हेल्प करती है, ठीक है। ये देखो मेम्ब्रेन बायो, अरे लिखा तो है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर यूज्ड, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइज्ड बाय ईआर आल्सो वर्क ऑन हार्मोन एंड एंजाइम पे भी काम करते हैं बेटा ये। और लिवर सेल में क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स। जस्ट इसको सिंपली याद रखना,
आई होप आपको इसका फंक्शन पता हो गया होगा। क्या करते हैं, ये देखो ऐसा है, ये न्यूक्लियस है, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रही है, जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी बताओ क्या बना रही है, प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रही है, लिपिड। या गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ गोल्जी apparatus पे। बेटा एक बात बताओ, वो बहुत जनरल बात कर रही हूँ, पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। क्या होता था, जैसे किसी फ्रेंड के घर पे, चलो आप ही की बात कर लेते हैं, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आपने बहुत पहले से उसके लिए गिफ्ट बनवा रखा है, घर पे गिफ्ट रखा हुआ है। अब आप उसको एज इट इज नहीं दे सकते हो ना, बर्थडे गिफ्ट में थोड़ा पैकिंग वैकिंग तो कराएंगे ना उसकी, सुंदर सुंदर लगाने के लिए। तो आप क्या जाओगे, पहले उसको वो जो प्रोडक्ट है आपके पास उसको लेके जाओगे शॉपकीपर के पास, और वो शॉपकीपर क्या बोलेगा, शॉपकीपर करेगा आपके उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा, उसका मॉडिफिकेशन करेगा। फिर आप बोलोगे कि भैया इसको थोड़ा सा वहाँ, जैसे आपकी फ्रेंड दूर रहती है, मेरी फ्रेंड दिल्ली रहती है ना, बेस्ट फ्रेंड मेरी दिल्ली रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसको भैया आप ट्रांसपोर्ट भी करवा दो ना। तो उन भैया ने क्या क्या करा, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। समझ गए क्या? तो वो जो आपके गिफ्ट वाले भैया थे ना, वो गोल्जी apparatus है। हमने सेल के अंदर इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर बनाई थी, याद हो तो, ये गोल्जी apparatus है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, चीजें बना दी, उसने चीजें बना के भेज दी एंड इसके गोल्जी apparatus के पास। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर होता है। इसमें प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। इसमें क्या क्या होता है, स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्नी वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, मैं भी आपको बता दूंगी स्ट्रक्चर्स। ये देखो, देख ही लेते हैं, इस तरीके का होता है। इसमें देखो आप, सिस्टर्नी मतलब ये जो इस तरीके के फोल्ड्स है ना, ठीक है। ल्यूमन्स, इसके अंदर ये जो ये जगह है इसको ल्यूमन बोलते हैं। फाइन। ये क्या करेगी, फंक्शन देख लो, हेल्प्स इन पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। समझ में आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी बनाया है इसने उसका क्या करा, मॉडिफिकेशन करा, स्टोरेज पैकेजिंग करी, डिस्पैच कर दिया। ये क्या करती है, स्टोर भी करेगी, मॉडिफिकेशन करेगी, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या, देखो ये इस तरीके का है ना, इसके पास मैंने ऐसे गोल गोल बिंदियां बनाई है, इनको बोलते हैं बेटा वेसिकल्स। ठीक है, अभी ये क्या करता है, ये इस तरीके का बनता है, फिर यहाँ से पिंच आउट हो जाएगा, ये वेसिकल बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर पिंच आउट हो जाएगा, वेसिकल बनेगा, और प्रोडक्ट को क्या करेगा, भेजेगा इधर उधर। कैसे बताऊं, देखो इधर, जैसे गोल्जी apparatus है, ठीक है। ये सिस्टर्नीज है, सिस्टर्नी समझ में आ गया, ये अंदर का जो स्पेस है ये ल्यूमन है। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, मैंने आपको ये बताया, ये जो भी प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है उसका स्टोर और डिस्पैचिंग कर रहा है। आओ देखो, ये बना, इसके अंदर प्रोडक्ट आया, पूरा डिस्पैच हुआ, अब यहाँ से क्या कर देगा, ये तो इसके अंदर सामान है, ये गया काम से, छोड़ो इसको, भूल जाओ, है ना। अब ये देखो, अब क्या होगा, ये यहाँ से जो भी मटेरियल है वो गया, अब ये यहाँ से पिंच आउट हो गया। अब ये पिंच आउट कैसे हुआ, यहाँ पे ये अलग हुआ और यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। ये पार्ट यहाँ का अलग हुआ, ये यूं बाहर निकल गया। अब ये जाके अपना जो भी है इसको भेजना है, जो भी डिस्पैच करना है कर देगा, वापस ऐसे होएगा और ये डिस्पैच हो जाएगा। और ये वेसिकल्स होते हैं, तो वेसिकल्स के थ्रू पूरा ये इस तरीके से करता है। ये लाइसोसोम भी बनाता है बेटा, अगर इनमें एंजाइम हो जाए, अगर जो प्रोटीन होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन भी बनाया था, तो प्रोटीन को भी तो ये डिस्पैच करेगा। वो प्रोटीन अगर एंजाइम बन जाए इन वेसिकल्स में, ये देखो, ये जो वेसिकल्स हैं ये ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन की जगह अगर एंजाइम बन जाए तो ये लाइसोसोम बन जाए। लाइसोसोम क्या होते हैं, देखो, ओके, लाइसोसोम, लाइसोसोम में अगर एंजाइम आ जाए तो ये हो जाएगा। ये बिल्कुल गोल्जी apparatus आपका हो गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लाइसोसोम। लाइसोसोम डीड्यूब 1955 ने डिस्कवर किया था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, फॉर्म्ड बाय एससीआर और गोल्जी apparatus कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, आपको याद हो तो, इसके अंदर पूरा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। होता क्या है बेटा, ये वाला ऑर्गेनेल क्या काम करता है, मेरी बात सुनो, ये काम करेगा, देखो जब भी क्या होगा कि
अगर इसको लगने लगेगा कि यार कोई बाहर से कोई फॉरेन चीज आ गई, फॉरेन मतलब कोई विदेशी नहीं, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी, या फिर सेल खराब हो रहा है या कोई ऑर्गेनेल खराब होने वाली है, तो ताकि आसपास के सेल, अगर ये पर्टिकुलर सेल खराब हुई तो आसपास के सेल को भी करेगी ना, तो ये लाइसोसोम इसका बहुत ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा ऐसा इसमें अच्छी वाली भावना है। क्या करेगा, जब भी कोई सेल खराब होने वाली होगी या कोई सेल ऑर्गेनेल खराब होने वाली होगी, तो ये फूट जाएगा, ये बस्ट हो जाएगा और अपना एंजाइम पूरे सेल में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और उस सेल को खत्म कर देगा। इसीलिए हम ये सुसाइड कर लेगा, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग्स और डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इसको डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं। ये सुसाइडल बैग्स भी लिखा होगा, ये देखो क्वेश्चन आता है ऐसे, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। यहाँ सब लिखा है, वापस पढ़ लेते हैं। हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। फॉरेन मटेरियल अगर आया जैसे तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। want on poorly working cell organelles by digesting them, अगर कोई ऑर्गेनेल वगैरह खराब हो रही है तो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। अगर कोई सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो ये बर्स्ट हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ो लाइसोसोम के बाद। अरे भैया बढ़ जा, पढ़ना ही नहीं चाह रहा है बेटा, क्या हो गया इसको, क्यों भैया नाराज? अरे 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 व्हाट इज दिस भैया, हमारी तो स्क्रीन गई। आशीष सर, अरे आ गया आ गया, नथिंग नथिंग, ये देखो चल गया चल गया, कोई बात नहीं, नहीं ये स्क्रीन चल नहीं रही थी तो चल गई, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी क्या है, ये हमारा लाइसोसोम है बेटा। तो लाइसोसोम ये देखो कैसा कढ़ाई के जैसा है ना, हमने तो छोटा सा बनाया था, इसके अंदर एंजाइम है बहुत सारा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आगे चलते हैं, नाराज हो गई थी हमारी स्क्रीन हमसे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं आपको याद है, हमने इस तरीके का कुछ बनाया था सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनेल है बेटा ये। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो भी एटीपी है, जैसे मैंने अभी खाना खाया, मैंने सुबह खाना खाया था, ठीक है, अब वो सुबह खाना खाया तो मेरे अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है जिसकी वजह से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, तो दैट एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, वो स्टोर्ड एनर्जी किसकी फॉर्म में है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ये एनर्जी, बहुत ही गंदी राइटिंग आती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ठीक है, इसकी फॉर्म में मेरे अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। अब खर्च हो रही है मतलब मुझे भूख लग रही है थोड़ी सी, ओके। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन वाला है, आउटर मेम्ब्रेन इसकी बिल्कुल स्मूथ स्मूथ रहेगी, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है इसके अंदर मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड टाइप रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट्स या पावर हाउसेस इनको हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर एटीपी बनती है बेटा, एटीपी बनेगी इनके अंदर, ठीक है, ठीक है। ये इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ये इसको बोलते हैं, रखने की जरूरत नहीं। जैसे ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया कितना ही खूबसूरत है, इसके अंदर कैसे ऐसे जिगजैग जिगजैग आपको देख रहा होगा। एक चीज बता देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का डीएनए, सॉरी खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम कैरी करता है, ये देखो खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ प्लास्टिड पे बच्चों। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में मिलेगा, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सारे इसमें मिल गए। ई हैकल ने 1865 में प्लास्टिड टर्म दी थी, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स हैं, प्लास्टिड से अकर इन मोस्ट प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, बिल्कुल ध्यान रखना है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास भी खुद का राइबोसोम, बेटा अगर क्वेश्चन आता है किसके पास खुद का राइबोसोम और खुद की डीएनए होती है तो आप प्लास्टिड का नाम लिख सकते हो, मतलब इसकी खुद की राइबोसोम इसमें आप लिख सकते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या होता है कि जो आपके प्लास्टिड है वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मैंने बार बार बोला है, खुद का मीनिंग खुद के पास है, इसके पास क्लोरो, ल्यूको,
ल्यूको मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या वाइट, ठीक है। क्लोरो, क्लोरो से ही ध्यान आता होगा, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन। क्रोमो, क्रोमो मतलब होता है कलरफुल। तो आपके जो प्लास्टिड होती है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाउ? ये आपके क्रोमोप्लास्ट मतलब जो कलर्ड प्लास्टिड है ना, जो आपके जैसे फ्लावर्स हुए ना, आपके कलर्ड लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट जो आपकी लीफ प्लांट का ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यूकोप्लास्ट आपके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या व्हाइट, या आपके कलरलेस प्लास्टिड है, या आपके रूट्स में आपको मिलेगी। प्लास्टिड का काम ये है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। मतलब देखो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल की वजह से तो खाना बनाती है लीव्स प्लांट में, तो ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को पकड़ेगा, उसको खाना बनाने में हेल्प लेगा, प्लांट की हेल्प करेगा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जैसे फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स रहेंगे तो क्या होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स पे आ जाओ। आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ये देखो ये पूरा प्लांट सेल है ना, इसकी 90% पार्ट करता है वैक्यूल कवर। प्लांट एनिमल सेल में वैक्यूल्स ना के बराबर होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। ये देखो स्मॉल वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल while plant cell have very large vacuole. The central vacuole or sub plant cell may occupy 50 to 90% of cell volume. ये तो चलो बहुत इजी। वैक्यूल्स के फंक्शन देखो, स्टोरेज करता है, ठीक है, जो भी स्टोरेज है प्लांट का वो करेगा। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेन स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, वाटर का बैलेंस मेंटेन करना, और रिजिडिटी और टर्जिडिटी देता है। तो थैंक यू गाइस। So your bio ma'am Akanksha, thanks a lot for watching the complete chapter and follow for more. Thank you so much.